तो संतोष सिंह तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर उनको मिलेगा तो बहुत टफ चुनाव होगा समाजवादी पार्टी से। संतोष सिंह शरीफ आदमी है। सपा में कौन अच्छा आदमी है? आपने बीजेपी का एक नाम ले लिया है, संतोष सिंह अच्छे आदमी। जो अच्छे हैं तो उनको तो अच्छा कहा ही जाएगा। संतोष सिंह बहुत शरीफ आदमी है, वकील भी हैं और सोबर आदमी है। उन्होंने कभी भी कोई अल्फाज ऐसे गलत नहीं निकालते हैं जो किसी को ठेस पहुंचे समाज में। उनकी एक ये लैंग्वेज है। और जैसे राजनाथ सिंह है हमारे केंद्र के गृह मंत्री, उनकी भी, और वो संतोष सिंह ठाकुर साहब, वो भी बहुत अच्छे आदमी है। उसी लाइन पे क्या ये? नहीं, लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। अच्छा, अब वो मजबूत कैंडिडेट बैठेंगे, अगर वो लड़ेंगे बीजेपी से तो जाहिर बात है कि बहुत टफ चुनाव होगा। चाहे वो सुरेंद्र जी लड़े या डॉक्टर कुलदीप लड़े या धर्मेंद्र यादव लड़े, कोई भी लड़े, जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। गैर का दूल्हा आपने बता दिया, आपके घर का दूल्हा कौन होगा? देखिए, हमारे घर के दूल्हे की बात। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज़। बेगमगंज लाजपत नगर वार्ड है, वार्ड नंबर 16। इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बाराबंकी जो जनपद है, इसका हार्ट ऑफ सिटी है ये, क्योंकि सबसे पुराना मोहल्ला और बड़ा मशहूर मोहल्ला बेगमगंज है। कभी एक बहुत वो जो है डेंस तो मोहल्ला है ये, कभी बहुत यहाँ पे लोग रहते थे, घरों का वो था, पूरी एक मार्केट बन गई है। लगता है ना कि आप कानपुर से गुजर रहे हो जैसे। जाहिर है वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। इस वक्त जो है नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, लोकल बॉडी का चुनाव चल रहा है। लोगों के पास नेताओं का आना जाना है, तो लोग भी अब उनसे अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि इस बार आप आएँ तो ये समस्याएं कि दूर होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त नसीम भाई मौजूद हैं, बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन आजकल ये बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए हैं। बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें नसीम भाई। जी बिल्कुल, बिजनेस से ही सब कुछ है जी। हम लोग शौक के लिए। क्या बीजेपी ने आप लोगों को घरों पर ढाल दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं, राजनीति हम लोग शौक के लिए करते थे, कोई उससे हमारा व्यवसायिक हित नहीं था, प्रोफेशनली नहीं करते थे, शौक के लिए करते थे। नसीम भाई, ये बेगमगंज जो ये मोहल्ला है, ये इलाका जो है बहुत पुराना इलाका है, अब बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है। तो इससे आप लोगों को दिक्कतें होती हैं जब गाड़ियाँ आप लोग निकालते हैं? हर वक्त तो यहाँ जाम की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, बेगमगंज क्या पूरा बाराबंकी लगभग पुराना शहर होने की वजह से कंजस्टेड है। कोतवाली से जब आप इंटर कीजिए तो एक रोड पे पूरा शहर बसा है, यहाँ से पुलिस चौकी और सट्टी बाजार तक एक ही रोड के किनारे मार्केट है, उसी को शहर कहिए, मार्केट कहिए, तो कंजस्टेड तो है ही है। अब ये नगर पालिका ने जो इंदिरा मार्केट बना दी है या कुछ और बना दी है, तो थोड़ा सा पार्किंग वगैरह की वहाँ छाया पे जगह हो गई है। पहले तो पार्किंग पे चाट वालों का कब्जा था, अब कम से कम वो राहत हो गई है। आम लोगों को दिक्कतें होती हैं, पुलिस की गश्त होती है, तो सफ़ेद लाइन की अगर उस पार गाड़ी खड़ी है तो लोगों के चालान भी होते हैं। तो लोग इससे दुकानदारों पे भी फ़र्क पड़ता है। लोग यहाँ की जगह लखनऊ में जाके सौदा ले आते हैं, यहाँ शहर में घंटाघर धनोकर के आगे कार लेके जाना मुहाल है, मुश्किल काम है। समस्याओं पे चुनाव कहाँ होता है भैया? नगर निगम का चुनाव है, नवाबगंज का नाम बदलेगा। अब तो नारों पे चुनाव है, समस्याओं पे चुनाव कहाँ है? अब चाहे नगर पिता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जिसको जनता ने वोट दिया वो भारी आदमी है, वो हमारा नगर पिता है। आपको पसंद हो, हमको पसंद हो या न पसंद हो, है तो है ही है वो। डॉक्टर वर्मा ऐसे नहीं जीत पाए इसी शहर में, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, नहीं जीत पाए। डॉक्टर विवेक वर्मा नहीं जीत पाए हैं। डॉक्टर विवेक वर्मा को नहीं वोट मिला। हमारी मुलाकात हो गई एक ऐसे शख्स से जो यहाँ की शिनाख्त है, बल्कि यहाँ की क्या पूरे बाराबंकी की शिनाख्त है, बाराबंकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। उस्मान मिनाई साहब बहुत बड़े शायर हैं। बहुत शुक्रिया परवेज भाई। उस्मान भाई, अब बात छोटी है लेकिन छोटी बात ही दूर तक जाती है। अब आपके मोहल्ले में आप रह रहे हैं, सबसे जागरूक हैं, आप बताइए कि इतने सालों से नेता और सभासद और चेयरमैन सब आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन समस्याएं हल नहीं होती। आपके मोहल्ले में क्या क्या बड़ी दिक्कतें हैं? हमारे मोहल्ले में दिक्कतें वही हैं जो पूरे शहर की हैं। अब बरसात में पानी भरा रहता है नालियों का, और कूड़ा जो है अभी आप चल के देख लीजिए, गली में कूड़े से पटी पड़ी होगी सड़कें। कूड़ा
फेंकने का कोई सही इंतज़ाम नहीं है, सब सड़कों पे पड़ा रहता है, उसमें लोगों को दिक्कत होती है। और पानी बरसात में पानी भरता है। क्यों, क्या पानी का मतलब एग्जिट नहीं, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? वो सही नहीं है, इधर नाला बनने का था लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाया है। और पानी जो है यहाँ तो फिर ठीक है मेरी गली में, लेकिन वो रामनगर बाग इरम कॉन्वेंट की तरफ उधर पानी घुटनों पानी भरा रहता है। ये हमेशा उधर ही से उतने सारे स्टूडेंट बच्चे उधर से उधर से स्कूल है इरम कॉन्वेंट, उसमें भी करीब 350-400 बच्चा होगा, और उसमें दिक्कत होती है लोगों को बरसात में। तो ये सब मसले हैं, और कूड़ा अपनी जगह पे है। सभासद तो ये देख के काम करते हैं कि उनको वोट किसने दिया था। और आप तो खैर इन सब मसलों को उठाते रहते हैं, तंज करते रहते हैं, कभी कभी माइक पे भी करते रहते हैं। तो कोई अगर मसले पे कोई मतला याद आ जाए तो? एक शेर है कि बहुत उम्मीदवार आ गए सभासदी के, एक शेर है कि पढ़ना लिखना तो उन्हें आया नहीं है अब तक, हर निकम्मे को सभासद ही बना दे मौला। हाँ, बहुत बढ़िया है। खैर ये इसी तरीके से प्रहार करते रहते हैं। सभासद से ऊपर उठ के अगर बात की जाए तो बाराबंकी का जो नगर पालिका नवाबगंज है, इसका जो चेयरमैन होता है वो नगर पिता कहलाता है। तो नगर पिता के दायित्व तो बहुत सारे होते हैं। तो जो अभी मौजूदा चेयरमैन साहब हैं 10 सालों से, इन्होंने अपने दायित्व को कितना निर्वहन किया है? मेरे ख्याल से तो बाराबंकी में कोई पॉजिटिव काम ही नहीं हुआ है नगर पालिका क्षेत्र में। ये नगर पालिका की मार्केट बनी हुई है इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, तो वो बेकार है एकदम, उसमें उसका कोई मतलब नहीं। सड़कें जो हैं, मैं शहर में शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकलता हूँ, तो हर सड़क पे राजकमल से होते हुए जाता हूँ तो पूरा कूड़े का ढेर लगता है। गाय और सांड और बैल सब उस पे जो है, मेरे ख्याल से मैंने एक दिन गिना था, इधर से जाता हूँ राजकमल से और ईदगाह होते हुए आता हूँ तो मुझे करीब 157 सांड रास्ते में कूड़ा खाते हुए मिले थे। आप सोच लीजिए कि कूड़ा कितना होगा शहर में। गिनती की थी आप? गिनती मैंने एक दिन की इसकी। जी, पूरे 157 सांड जो थे वो सड़क पे कूड़ा खाते हुए मिले। उनका कोई इंतज़ाम करना चाहिए, गौशालाएँ बनवाई हैं, उसको वहाँ भेजना चाहिए। जी, मतलब गाय, सांड, बंदर, इन सब का आतंक बहुत ज़्यादा। बंदर, अरे पूरे हर आदमी का मेरे ख्याल से शहर में बंदरों की वजह से 50,000 का खर्चा बढ़ा है। अपने घर को जो है, जैसे बरामदा है तो उसको पूरा कवर करवाना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से हर घर का यही हाल होगा शहर में। तो ये बताइए कि हम जब 5 साल बातें करते हैं कि हम इधर विकास नहीं हुआ, कूड़ा करकट, नालियों में पानी बह रहा है, सड़क पे नालों का पानी बह रहा है, फिर जब इलेक्शन आता है तो फिर हम दूसरे धारा में क्यों बह जाते हैं? वो तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमेशा कम्युनल इश्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में, और एक इस्लामोफोबिया का मरज़ सर चढ़ के बोलता है इलेक्शन में, पोलराइजेशन होता है। और इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। वो भी जिम्मेदार हैं जो मुसलमान कह के वोट मांगते हैं, और वो भी जिम्मेदार हैं जो हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए मुसलमानों को गालियां देते हैं। उस्मान भाई, हम चाहते हैं कि एक पैगाम कम से कम आपका उन लोगों तक पहुँचे एक शेर के ज़रिए। ये कोई अगर ना आए तो महफिल तड़प उठे, एक दिल पे चोट आए तो हर दिल तड़प उठे, मिलजुल के ज़िंदगी की तमन्ना लिए हुए हम यूँ कदम बढ़ाएं कि मंजिल तड़प उठे। तो इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं, देखिए इरम कॉन्वेंट कॉलेज है, बहुत इस्टेब्लिश कॉलेज है बाराबंकी का, बहुत पुराना, ये बेगमगंज वार्ड में ही आता है। यहाँ पे हमेशा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही वर्स्ट रहा है, बहुत प्रॉब्लम रही है। यहाँ के जो एमडी हैं हमारे साथ हैं बज़मी भाई, उसमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर होती इधर की? जी आदाब सर, ये बाराबंकी में हमारा जो इरम कॉन्वेंट कॉलेज है, ये 1980 में जो है इसको कायम किया गया था, तो तकरीबन जो है 40-45 साल हो रहे हैं। तो उस वक्त तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं था, और जब से लेके आज तक जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है। सब परेशानी जो है जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बरसात होती है तो आप ये सोचिए कि 2-2 ढाई फीट तक पानी आ जाता है। और क्योंकि स्कूल है,
इसमें यहाँ पर स्टाफ को आने जाने में, बच्चों को आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। बारिश अगर ज़रा से भी हो जाती है तो उसका जो है जो असर है वो कई दिन तक रहता है। सर, एक परेशानी तो ड्रेनेज वाली है और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर कूड़े की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नगर पालिका की गाड़ी दिन में कई बार, एक दो बार आती है, लेकिन कूड़े का जो है सही सिस्टम ना होना, और आजकल जिस तरह से डेंगू और बीमारियां फैली हुई हैं, और हमारी जो यूपी सरकार और भारत सरकार है वो स्वच्छ अभियान चला भी रही है, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं जो है इस अभियान को जो है बाराबंकी के इस एरिया में खास कर आके ये ख़त्म हो जाता है। इसकी कंप्लेंट हमने नगर पालिका में भी कई बार कही और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार कही, और एक बार हमारे यहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इस क्षेत्र के सभी सभासद वगैरह आए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर हम ये चाहते हैं क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ पर जो है ये शिक्षा का मंदिर है, तो कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो विद्यालय के सामने तो सफाई रहे। लेकिन साहब आप देख सकते हैं कि जो है जिस हिसाब से जो है पूरे कॉलोनी का जो है कूड़ा यहाँ पर गेट के सामने ही फेंक दिया जाता है, इससे बच्चों को, पेरेंट्स को आने जाने में बड़ी दुश्वारी होती है। यहाँ डेवलपमेंट हुआ मगर 2017 के बाद से कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया मुझे। सड़कों के पास इसी तरह कूड़ा पड़ा रहा, गलियाँ वही जो मेराज भाई की बनाई हुई हैं अभी तक वही चल रही हैं, बस नाला एक नया निर्माण हुआ है, बाकी कोई डेवलपमेंट 20-25 सालों में नहीं हुआ। 25 सालों में हर गली में और पूरे यानी कि अपने अगर बेगमगंज वार्ड के अंदर की बात की जाए तो आरसीसी सब में बनी हुई, वो कल मेराज आलम भाई ने बनवाई थी, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि स्थानीय सभासद जो थे वो तो मलबा तक भी नहीं उठा पाए। जैसे यहाँ एक पुलिया बनी है, पंजाबी कॉलोनी के आगे जितने भी क्वार्टर के जो घर बने हुए हैं ये सब जो है नाले को इन लोगों ने ढक दिया है, वो पानी की निकासी नहीं है परवेश भाई। अगर ये जैसे पुलिया ऊंची करके बना दी जाए या जो घर हैं उनके जो है छज्जे ऊंचे कर दिए जाए तो पानी उसके अंदर आसानी से निकल सकता है, मगर ये स्थानीय सभासद ने कभी नहीं सोचा। कहा भी गया, मोहल्ले के लोगों ने कहा भी यहाँ एक पुलिया बनवा दी, वो इतनी ऊंची बनवा दिए कि उसके अंदर अगर कोई गाड़ी, छोटी गाड़ी निकलती है तो वो लड़ जाती है डिवाइडर। तो ये बेगमगंज का वार्ड है और यहाँ की जो मेन रोड है वो लगभग 90% जो घर थे आवास वो टूट चुके हैं और वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, शोरूम बड़े बन गए हैं और जो रोड थी वो और सक्रिय हो गई है। हमेशा एक जाम की स्थिति इधर से निकलो तो दिखती है। हमारे साथ एक हमारे साथी हैं, उनसे मुलाकात हुई है, इनका भी एक बहुत बड़ा सा ये शोरूम है कूल केयर के नाम से। क्या नाम है आपका? फराज अहमद खान नाम है। फराज साहब, आप ये बताइए, जो अब जैसा मैं भी कह रहा था कि रोड छोटी, सकरी और शोरूम बड़े बड़े हैं, तो क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है? देखिए, रोड तो पहले से जो बनी हुई आ रही है, आप लोग बहुत पहले से देख रहे हो कि रोड बहुत पुरानी बनी हुई है जो भी है, और उसके बाद जब काम धंधा होने लगा, यहाँ पे व्यवसाय होने लगा, तो लोग अपने शोरूम से निकल के भी कुछ सामान लगा देते हैं, भाई मेरा दिख नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा। इसके चक्कर में जो अतिक्रमण फिर बाहर से जो आने वाला है, जैसे गाँव ग्राम से आया, गाड़ी से आता है, ऑब्वियस सी बात है आजकल गाड़ियाँ सबके पास है, लेके आते हैं रोड पर खड़ी कर देते हैं, तो उसके वजह से जाम उत्पन्न हो जाती है स्थिति। तो उसी वजह से जाम रहता है। इसको थोड़ा सा जो है, इसमें कोई आपस का ही मसला है कि अपने आप से आदमी को थोड़ा सतर्क रह के पीछे रखना चाहिए। बाकी जो है गंदगी वगैरह का जो है, गड्ढे वगैरह जो रोड में, उस वजह से भी बड़ी दिक्कत आती है। जो गड्ढे आप देख सकते हो, मेरे शोरूम के बाहर ही गड्ढा बड़ा सा है, उस पर कई बार लोग गिरते रहते हैं, ई रिक्शा वाले हैं इधर उधर हो जाते हैं। कारण यही राजनीति है, राजनीति खा जाती है विकास को। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थे, हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स सब पूरा वसूलती है और पूरा देते भी हैं, लेकिन जो है विकास वही कमीशन बाजी और ये वो। सर अब नाला आप देख लीजिए, बाहर जो है नाला मेन रोड है, वही मतलब शोरूम साफ सुथरे, बड़े बड़े शोरूम, लेकिन बाहर बहुत गंदगी, बाहर बहुत गंदगी है। सुबह खड़े होके हम लोग झाड़ू दिलवाते हैं, झाड़ू वाला आता है, उससे 10 बार कहना पड़ता है कि झाड़ू ये दो, वो दो, इधर से उधर, तो उसके करके करवाते हैं भाई। उसके बाद नहीं भी करता है तो अपने लड़के से करवाते हैं, अपना काम धंधा तो चलाना है, इस वजह से अपने से करवाते हैं, क्या करें। नाले नालियों की सफाई वगैरह गंदगी है, आप देख लीजिए, निकल के मौके पे आप कैमरा ले जाके देख लो, इतनी गंदगी है। नाला सफाई नहीं हो, बहुत बार कह चुका हूँ, कोई सफाई की बात। किससे कह चुके हैं बहुत बार आप? जनप्रतिनिधि से भी कह चुका हूँ, सफाई वाले भी आते हैं, उनसे कौन है यहाँ का सभासद? सभासद वर्तमान में जो है वो आसिफ जो प्रतिनिधि हैं, और इरफाना खातून सभासद हैं उनकी। सफाई क्या, जब निकलते बैठते हैं सलाम दुआ होती है, यहीं रहना, यहीं से अपना कह दिया कि भाई करा दीजिए, लेकिन अपना अभी तक फिलहाल इधर तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने से हुआ नहीं कुछ। तो देखिए, अब हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए हैं, ये वो जगह है जहां सारे नेता कैश किए जाते हैं। मतलब पूरे शहर में जो आप ये होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर का भरमार देख रहे हैं,
वो यही डिज़ाइन भी होती हैं और यही प्रिंट भी होती हैं। इसके मालिक हैं बॉम्बे आर्ट के मोनित भाई से मुलाकात हो गई। मोनित भाई, क्या हाल चाल है? जी सवाल आपकी दुआएं अल्लाह का करम है। आप सबसे ज़्यादा चुनाव का चक्कर तो आपके ही आ रहा है। हाँ हर दल का आदमी आना था। जी 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 जी, क्योंकि ऐसा है जिसको जिसको अपना प्रचार कराना है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, लेकिन और भी लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो क्रिएटिविटी रहती है, जो आइडियाज़ रहते हैं, वो सब जगह नहीं मिल पाते हैं। तो आप हमको भी माध्यम बना लिया अपने प्रचार। जी, हम लोग ये देख रहे हैं कि नगर पालिका मतलब कोई सिस्टम नहीं बनाया है आप लोगों ने। जहाँ पे देखिए निकलिए तो होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, जबकि नगर पालिका का एक नियम होता है, नगर पालिका का एक स्थान होता है। तो आप लोग टेंडर लेते हैं, उसके बाद टेंडर से बाहर क्यों लग जाते हैं? तो वो तो देखिए ऐसा है कि जो विभाग, अगर विभाग कोई भी विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, PWD हो, RTO हो या चिकित्सा विभाग, कोई भी विभाग हो, वो जब विभाग ही ढील दिए रहेगा तो लोगों को तो आज़ादी पसंद है, वो आज़ादी अपना जहाँ पाएंगे वहाँ लगा देंगे। अगर विभाग इस बात के लिए टेंडर देने के टाइम जो नियमों का अगर उनका पालन कराए तो एक भी होल्डिंग कहीं इधर उधर न लग पाए। देखिए महंगे टेंडर्स होते हैं, लेकिन हर बार नगर पालिका का ये विभाग घाटे में रहता है, ऐसा क्यों? टेंडर महंगे कहाँ होते हैं? आप देख लिए पिछले 10 साल में आप ये देखिए कि जितने का भी जो भी टेंडर हुआ है उसका कोई का पैसा अगर पूरा जमा हुआ हो तो आप देख लीजिए। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसका उसका होता ये है कि देखिए, अगर जो नियम से काम करेगा तो बाकी चीज़ें तो वो नहीं कर पाएगा भाई। अगर हम नियम से चलेंगे, नियम से हर चीज़ करेंगे, तो हम जो एक्चुअल जो कीमत है उसको अदा करेंगे और अपना काम करेंगे। और नियम से करने में कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन अभी जैसे कि इसका होल्डिंग का टेंडर नहीं होना चाहिए, होल्डिंग का होना चाहिए अलॉटमेंट। नगर पालिका अपने हिसाब से जगहों का चिन्हांकन करे जहाँ पे पब्लिक को परेशानी ना हो, और उन जगहों पे होल्डिंग लगाएं, और उसके अलावा कोई होल्डिंग ना लगे। लेकिन टेंडर में क्या होता है कि हमने 8 महीने तक हमने उसको सजाया बनाया, और उसके बाद अगले साल कोई दूसरा खड़ा है कि हम लेंगे, इसलिए नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप 10 साल के लिए या जिसकी भी होल्डिंग है, हम ये नहीं कह रहे सब मेरे नाम कर दें, 4 लोग काम करने वाले हैं, 8 लोग काम करने वाले हैं और 40 जगहें हैं, उनको आप टेंडर वाइज अलॉटमेंट कर दीजिए कि ये जगह है और यहाँ होल्डिंग लगेगी, उसके अलावा एक होल्डिंग नहीं लगेगी। और नगर पालिका उन जगहों को चिन्हांकित कर दे और टेंडर कर वो अपने अलॉटमेंट कर दे। अलॉटमेंट में जो उनकी अपनी फीस है, जो उनका कर है, वो अपना लें और उसको अलॉटमेंट करें। उसके बाद अगर कोई भी एक होल्डिंग लगती है तो नगर निगम, लखनऊ नगर निगम में होता ये है कि वहाँ अवैध होल्डिंग को हटाने के लिए एक ठेका हो जाता है कि आपको जो अवैध हैं उनको आपको हटाना है, बैनर है, होल्डिंग हो अपना। वहाँ आपको देखिए कोई एक पोल पे एक ही मिलेगी, एक पोल पे एक ही मिलेगी। अभी कौन है यहाँ पे सभासद? नहीं, आसिफ भाई है ये। अच्छा, जी, मतलब वो है कि उनकी मदर है? नहीं मतलब आसिफ भाई के मदर हैं जी। हाँ जी। क्या नाम है उनका? भैया मतलब हम लोग आसिफ भाई को ज़्यादा वो करते हैं। आसिफ ही देखते हैं पूरा कामकाज, इसलिए जो है। जी 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 अच्छा, कोई बात नहीं। जी। तो आसिफ का काम कैसा है? आसिफ का काम बेहद बढ़िया है, मतलब बहुत ही सहयोगी पर्सन है, और मतलब यह है कि सभी समस्याओं को सुन के, और अगर आप तुरंत फ़ोन करिए या मतलब कभी आपको किसी चीज़ की कोई अगर रिपोर्ट बनवानी होती है तो आप उनके पास जाते हैं तो पूरा सहयोग करते हैं। सफाई वगैरह तो होती है, लेकिन पानी रोड नहीं सही बने हैं। हाँ, वो जो ढाल है उसकी वो नहीं सही बनी, वो पानी रुक जाता है। हमारी लाइन की तो साफ सफाई औरों का तो मुझे नहीं मालूम, मेरी लाइन में साफ सफाई होती है, डेली आता है वो। यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने कुछ काम किया है? जी किया ही है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक काम किया। कोई आपके मोहल्ले में कोई समस्या है क्या यहाँ पे? यहाँ पे जो भी कूड़ा करकट जो भी रखा रहता है, कोई जल्दी इसको सफाई नहीं करने आता है, दिन भर वैसे रखा रहता है, 3-3 दिन वैसे ही रखा रहता है, जो मैंने पर्सनली महसूस किया। अब जैसे मेरे घर के बाहर भी सामने वहाँ कूड़ा रखा हुआ है, तो 3-4 दिन तक उसको कोई उठाने नहीं आता है, और वैसे की वैसे गंदगी, नाली जाम रहती है हर वक्त, तो पर डे उसको कोई साफ़ नहीं करने आता। मुझे तो पर्सनली ये दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है। भैया नहीं कराते ही नहीं, हम क्या कह रहे हैं। अब आप खुद ही अपनी नाली अंदर देखो, गली के अंदर देखो, पूरी गंदगी लगी पड़ी है। और क्या, कोई सफाई का कहो हाँ कर, हमने कहा देखो गंद पड़ा हुआ है, तुम लोग करते नहीं हो। नालियों की सफाई नहीं होती इधर? ना, नालियों की तो बिल्कुल नहीं होती है भैया। नहीं, हमारे यहाँ तो चेयरमैन काफ़ी हद तक काम किए हैं। यहाँ के मोहल्ले में ईंटा बिछाने वाला जो काम हुआ है बहुत अच्छा बन गया है, पानी नहीं रुकता है, और साफ़ सफाई भी रोज़ सवेरे जमादार आ जाता है, सफाई करता है। नाले वाले की सफाई भी बराबर हो रही है,
ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं फिलहाल। सभासद कैसा रहा है आपके यहाँ? आसिफ भी ठीक रहा, देखिए काम करने में आसिफ भी ठीक रहा है, कोई ऐसी बुराई नहीं है उसके भी। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी बोल दिया जाता था तो तत्काल कहता था कि अंकल जी आपका काम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ये होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 सुपुत्र है, साहबजादा दिवस जिसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए बात हो रही थी, जिसकी शुरुआत योगी जी ने अपने पिछले साल अपने यहाँ राजभवन में काम करा, इसका गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करा के और 4 साहबजादों का दिवस मनाया था। तो हमारा भी यही आज दिल में मेरे एक रात में मैं जगा हूँ तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे सिख समाज यहाँ का क्या कर रहा है बाराबंकी का, कुछ इसके लिए मेरी प्रेरणा है कि लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो साथ में मिल के इस प्रोग्राम को बहुत ही ऊंचे स्तर पर मनाए कि हमारा देश का इतिहास जो कि छुपा हुआ था, कांग्रेस ने इस इतिहास को मिटा दिया था कि सिखों की कुर्बानी 85% और सिखों का कहीं नाम ही नहीं आज तक। 73 साल 75 साल बीत गया, आज तक हम सिखों का कोई आदर मान सत्कार नहीं मिला जो योगी सरकार ने हमको दिया। हकीकत यही है और इस इतिहास को तो बच्चे को पहुंचना चाहिए था कि उस कहते थे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दिया था। कांग्रेस ने जरूर प्रधानमंत्री दिया था, लेकिन उनको भी इस इतिहास के बारे में देखिए, जो नेहरू और गांधी ने किया है हम उसको नहीं मिटा सकते। जो उन्होंने बंटवारा किया उसमें कितने निर्दोष हमारे सिख भाई और सिंधी भाई और बंगाली यही मारे गए हैं। बंटवारा तो सारा पंजाब का हुआ है, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ है। तो बेगमगंज वार्ड जब पहुंचे, लोगों से मुलाकातें शुरू हुई। अब प्रत्याशी ना मिले तो ऐसा भी नहीं हो सकता, टकरा गए हम लोग राजमियाँ हैं। इस बार पूरे मुस्तैदी से मैदान में है, कांटे की टक्कर भी हो रही है। खालिद भाई से भी मुलाकात हो गई, बहुत सजग आदमी है खालिद भाई। ये बताइए क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको, पहले तो ये बताइए। चुनाव का माहौल तो इस जोर पे था, लेकिन थोड़ा अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा कि डेट कब आएगी, थोड़ा सा स्लो है इस टाइम के ऊपर। कौन ये व्यवस्था कौन करेगा सही, कैसे उम्मीद कुछ लग रही है कि जो आएगा, जो चल रहा है निज़ाम वैसे ही चलता रहे? हाल तो सभासद के प्रत्याशी हमारे यहाँ 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग, और उसमें एक हाजी साहब भी हैं राजमियाँ, और पुराने सभासद मौजूदा हैं, एक सभासद के भाई हैं पुराने, और 2 एक प्रत्याशी हैं कुल मिला के। अब इसी में से हम लोगों को ये देखना है कि बेहतर कौन काम कर सकता है। फिलहाल के साथ आप बैठे हैं तो इन्हीं को बताएंगे ये बेहतर काम करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है बताने की बात। बेहतर इंसान तो आप वार्ड में जब टहलेंगे और ये मैग लेके ना टहलें, ऐसे ही जानकारी कीजिए तो जनता खुद ही बता देगी बेहतर इंसान कौन है। राज भाई, जैसा खालिद साहब बता रहे हैं, इतने सालों से व्यवस्था वही रही है यहाँ पे, बहुत सारे चेयरमैन आए बदले, तो आप कौन सी छड़ी लेके आएंगे जिससे कुछ व्यवस्था बेहतर कर ली जाए? जादू की कोई छड़ी वड़ी रखे हुए हैं? जादू की छड़ी तो कोई नहीं है हमारे पास भाई, बस ये है कि कोशिशें अपनी पूरी रहेंगी कि जो लोग चाह रहे हैं हम उस पर खरे उतर जाएं। बाकी मदद चाहेंगे जो मौजूदा उस वक्त चेयरमैन होगा अगर हम जीते तो, और जो नगर पालिका का जो प्रशासन का पूरा सिस्टम है अगर वो यहाँ पे हम लोग ला पाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ बेहतर होंगी। साफ़ सफाई का जो आलम यहाँ पे है इस वक्त। बाकी तो खालिद भाई ने जो कहा बात बिल्कुल सही है। इस मोहल्ले में इस बार तो हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि राजमियाँ को विजय कराया जाए, उसके बाद में मोहल्ले की हालत सुधारी जाए। जो कि अब तक कई सभासद रहे, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई सभासद रहे मगर कोई किसी से काम से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी जेब गर्म करते रहे बस। और इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि राजमियाँ एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो अपने पास से लगाने की हिम्मत रखता है। तो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद है कि इनको छोटे ननकाऊ बना देंगे क्या कि अपने पास से लगाएंगे ये? नहीं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अगर नगर पालिका कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ननकाऊ, और उसमें उसको बात ही नहीं रही। आदमी अगर हेल्प कर रहा है तो उसमें ये सेठ आदमी है ना, छोटे सेठ इस मोहल्ले के कहलाएंगे आप। रहम दिल कहिए, सेठ तो हर आदमी आज की डेट में है। तो सड़क पे चलने वाला आम आदमी भी अपने को सेठ कहता है, सेठ नहीं रहम दिल कहिए। देखिए चेयरमैन ही में तो पार्टी टिकट पहले तय करे, सबसे बड़ी बात तो यही है। समाजवादी पार्टी में 3 प्रत्याशी ज़्यादा लाइन पे हैं इस टाइम के ऊपर। कौन कौन? एक सुरेंद्र वर्मा जी हैं, डॉक्टर कुलदीप साहब हैं, और सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। क्या आधार होगा टिकट देने का? अब देखिए टिकट देने का इस टाइम के ऊपर तो हम लोग ये सोचें कि जिताऊ कैंडिडेट हो,
जिताऊ कैंडिडेट हो, और वही हम लोग सोच रहे हैं कि अगर जिताऊ कैंडिडेट है, अब ये डिपेंड करेगा कि बीजेपी से किसको टिकट मिलता है, पुराने वाले को मिलता है या संतोष सिंह को मिलता है। तो संतोष सिंह तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर उनको मिलेगा तो बहुत टफ चुनाव होगा समाजवादी पार्टी से। संतोष सिंह शरीफ आदमी है। सपा में कौन अच्छा आदमी है? आपने बीजेपी का एक नाम ले लिया है, संतोष सिंह अच्छे आदमी। जो अच्छे हैं तो उनको तो अच्छा कहा ही जाएगा। संतोष सिंह बहुत शरीफ आदमी है, वकील भी हैं और सोबर आदमी है। उन्होंने कभी भी कोई अल्फाज ऐसे गलत नहीं निकालते हैं जो किसी को ठेस पहुँचे समाज में। उनकी एक ये लैंग्वेज है। जैसे राजनाथ सिंह है हमारे केंद्र के गृह मंत्री, उनकी भी, और वो संतोष सिंह ठाकुर साहब, वो भी बहुत अच्छे आदमी है। उसी लाइन पे क्या ये? नहीं, लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। अच्छा, अब वो मजबूत कैंडिडेट बैठेंगे, अगर वो लड़ेंगे बीजेपी से तो जाहिर बात है कि बहुत टफ चुनाव होगा। चाहे वो सुरेंद्र जी लड़े या डॉक्टर कुलदीप लड़े या धर्मेंद्र यादव लड़े, कोई भी लड़े, जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। गैर का दूल्हा आपने बता दिया, आपके घर का दूल्हा कौन होगा? देखिए, हमारे घर के दूल्हे की बात नहीं है, हमारे यहाँ तो सभी लोग, हमारे यहाँ तो पार्टी डिसाइड करेगी। हमारे नेता माननीय अरविंद सिंह गोप जी। अच्छा कौन है? आपने जैसे अच्छा संतोष सिंह बताया, आपके यहाँ अच्छा कौन? नहीं, हमारे नेता माननीय अरविंद सिंह गोप जी हैं, ये उनके ऊपर और माननीय सुरेश यादव जी के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको लड़ाते हैं। तीनों में कौन अच्छा लड़ेगा? देखिए, अगर मजबूत कैंडिडेट की बात कही जाए तो सभी अच्छा लड़ेंगे। जब लड़ाया जाएगा दिल से तो सभी अच्छा लड़ेंगे। अब आप पहुँचे हैं, देखिए चौपाल यहाँ लगी हुई है, जाड़े का मौसम है, तो इससे बढ़िया जो है बातचीत के लिए दूसरी जगह नहीं हो सकती है। और हमने पकड़ लिया है मोहम्मद आसिफ साहब को, कटघरे में भी हैं, क्योंकि लोगों से बातचीत की है तो बहुत सारे सवाल हैं, उसके इनसे जवाब भी मांगेंगे, साथ में ये पूछेंगे कि 2 टर्म से ये है, इन्होंने क्या यहाँ पे कराया है, क्या विकास कार्य कराए हैं, तो सारी बातचीत होगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि शाम का ये मतलब चाय का डेली का ये अड्डा है यहाँ पे? डेली का यहाँ हमारे लोग सुख दुख के साथी पर डे आते हैं, पर डे 11 बजे तक बैठते हैं, मशवरा होता है कैसे क्या आगे तीसरे राउंड की रणनीति तैयार होती है। हमारे लोग जो हमको 2 बार से दूल्हा बनाया है, तीसरी बार फिर से हमको दूल्हा बनाएंगे, ताज पहनाएंगे मुझे। ओरिजिनल में कई शादी की? ओरिजिनल में तो एक ही की है। उधर तो नहीं 2-3 मामले? नहीं भाई, नहीं। ये जनता का दूल्हा बनना ज़्यादा अच्छा है। जी, बिल्कुल। समाज सेवा करना एक हमारी प्रतिष्ठा है, एक हमारी दिली खुशी मिलती है। वो एकदम से आपसे पूछे कि आप कोई 5 काम बताइए जो आपने इन 5 सालों में किए हो। जी, नाला कराया, पुलिया कराई, रोड बनवाया। मैंने सेकंड टर्म जीतने के बाद सबसे पहला आश्वासन दिया था पंजाबी क्वार्टर वालों को कि सबसे पहला विकास आपके यहाँ कराएंगे। आप पंजाबी क्वार्टर चले जाइए, किसी भी पंजाबी भाई से पूछ लिए, कोई रोड नहीं बची है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं बची है, कोई खंबे पर LED लाइट नहीं बची है। हर जगह पर हमने विकास की गंगा बहा दी है। इन 10 सालों में बेपनाह विकास कराया है। और अभी आप देख रहे हैं, हाल ही में बेगमगंज चौराहे से छाया तक RCC नाले का निर्माण कार्य हम करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजल। क्या करते हैं आप? हम वैसे तो भाई के साथ ही हैं, लेकिन छोटा मोटा ज़मीन का काम लखनऊ में। ये जो ये बता रहे हैं सारे काम वाम कराएं, एकदम सही है? ये तो जनता के सामने, वार्ड वासियों के सामने है। हम लोगों के साथ खड़े होकर ही कराएं। कभी भी कुछ भी काम होता है तो हम लोग भाई के कंधों पे हाथ रखे रहते हैं, साथ में खड़े रहते हैं, ताकि अपने लोगों को बताया जा सके कि हमारे भाई ने क्या काम कराया है, क्या नहीं कराया है। पूरे वार्ड में ये दिख रहा है। नाले की सफाई निरंतर होती है। अभी भोक्ता भंडार मैदान में नाला मशीन खड़ी भी हुई है, आपका कैमरा चाहे तो कवरेज भी कर ले। और बेगमगंज चौराहे पर जो पानी की जल निकासी नहीं होती थी, वो हमने सेकंड टर्म में अपने खुदवा करके वो पुलिया ऊंची करवाई। डाट जो थी ब्रिटिश ज़माने की थी, वो हमने खुलवाई। पंजाबी क्वार्टर में पानी फंसा था, वो पुलिया मैंने तोड़वा करके ऊंची कराई, ताकि पानी का फोर्स तेज़ी से बह सके। और बेगमगंज जो एरिया था, पहले लाजपत नगर बेगमगंज अलग अलग था, तो बेगमगंज में हमने ऐतिहासिक RCC का नाला बनवाया है। हर घर पर जल भराव हो जाता था, कहीं पानी की निकासी नहीं थी। जामा मस्जिद जाने के लिए नमाजियों को सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज चाहे जितनी भीषण बारिश हो जाए, वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं रुक सकता। अगर कहीं पर पानी रुकता है तो कोई चैलेंज कर दे तो मैं अपनी सभासदी से इस्तीफा दे दूंगा। भाई हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। जैसे हम लोग गए उधर इरम कॉन्वेंट की तरफ गए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे यहाँ जब भी ज़रा से भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। और उसकी वजह से जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। आसिफ भाई से मैंने कई बार कहा था, वो साफ़ सफाई करवा देते हैं बीच बीच में,
लेकिन ये समस्या कभी 10 साल 15 साल हो गए हल नहीं हो रही। ओजवाई से ओजवाई मॉल से बेगमगंज गुरुद्वारा रोड होते हुए नाले का निर्माण कार्य चौड़ा कराया गया, जिससे जल निकासी से नहीं हल निकल पाया। अभी भी पानी भर रहा है। पानी इतना फोर्स होता है कि पूरे शहर के इधर धनोखर से और ये नाके का पानी आता है, ये बेगमगंज ये नाले का पानी नाली में टर्न होता था। तो जय साहब से हमारी बात होगी, एस्टीमेट बन गया है। अगली सभासदी में तीसरी बार जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहला आरसीसी निर्माण कार्य नाला करवाएंगे, जो जीआईसी गर्ल्स कॉलेज से धर्म कांटे में मिलेगा ये नाला। ये क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वकार है। आप कहाँ रहते हैं आप? बेगमगंज में। किधर घर है आपका? ये हमारे पीछे है, भोक्ता भंडार के आपकी तरफ कोई गंदगी और नाला साफ सफाई कुछ सब परमानेंट चाक चौबंद है? जी बिल्कुल साफ है नालियाँ, बिल्कुल साफ हैं। अभी जाके आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ है नालियाँ। मतलब किसी तरीके की कोई दिक्कत इस वार्ड में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मतलब दबाव बना रखा है आपने यार आसिफ भाई। जनता की मोहब्बत है, जो जनता हमें भरपूर प्यार देती है। अच्छा, एक बात आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, वो एकदम आज याद आ गई कि कोई एक बैग रुपयों से भरा आप पा गए थे, वापस किया था, क्या किस्सा हुआ था ये? देखिए, वो मेरी माताजी मेरे पिताजी गए थे, हमारे भतीजे हैं, उनको मेरी माताजी करण अर्जुन कहती हैं, उनका बकरीद का सूट लेने गई थी। जो हमारे बड़े भाई मोहम्मद आरिफ स्वर्गीय के बेटे हैं, कोरोना काल में उनकी डेथ भी हो गई। ठीक, उनके बच्चों के कपड़े लेने गई थी। वो कैरी बैग जो पैसों से भरा हमारी माताजी के पास आ गया था, और हमने 1 घंटा तक तो गाड़ी में पड़ा रहा। फिर दादी को हम लोग बैग बदल गया था। हाँ, वो पैसे का कैरी बैग दे दिया था। फिर दादी को परंपरागत हम लोग, कितना माल था? 20,90,000 रुपए था। 20,90,000 रुपए था। तो हमने दादी को अपनी जब सूट दिखाने लगे तो हमारे पिताजी ने देखा कि देखो आसिफ के पापा ये क्या है। तो पापा हमारे जब देखने लगे कि अरे आसिफ की माँ ये तो पूरे दिन क्योंकि कमाई लिया है, तो हमारी वालदा, हमारी दादी, हमारे सारे चच्चा, हमारे सारे भाइयों का ये कहना था कि जल्दी चलो और उसका पैसा वापस कर दो। खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो गया तो हम परवरदिगार को अपने क्या मुंह दिखाएंगे। एक लाइन में अगर आप ये बताइए कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो इतने विरोधी क्यों हैं इधर आपके एरिया में? देखिए, हर चुनाव का जहाँ विरोध नहीं तो वो चुनाव मजा किरकिरा हो जाएगा ना। विरोध भी होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये कुछ लोग हैं जो हमेशा रहते हैं। किससे टक्कर होगी आपकी? हमारी पंजाबी क्वार्टर से होगी। अच्छा, हाँ, उधर से जो आएगा तो आप तो कहते पंजाबी क्वार्टर। सपा बना, हमने कहा ना 50% वोट हमको मिलता है और मिलेगा। कहाँ का? पंजाबी क्वार्टर का। अच्छा जी, विकास किया है, विकास के वादे पूरे किए हैं, हमने काम किया है, लोगों के साथ खरे उतरे हैं, हमारे साथ भी जनता उसी तरह खरी उतर रही है। चलिए, हमने दोनों पक्ष आपको दिखाए, जो इनके ऊपर आरोप थे वो भी हमने आपको दिखाया है, और उसके बाद जो है इन्होंने आरोपों के जवाब भी दिए हैं। जनता तय करेगी कि यहाँ से अगला सभासद कौन होगा।